ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। पुणे या पूना फिल्म डायरेक्टर्स के लिए हमेशा ही एक ऐसी जगह रही है जहां उन्हें शूटिंग करना बेहद पसंद रहा है। अरमान भी फिल्म शूट करने के इरादे से ही पुणे के एक फोर्ट पे पहुंचा था। बड़ी किस्मत से बहुत बड़ा फाइनेंसर मिला था, अच्छा प्रोड्यूसर मिला और अरमान का ड्रीम प्रोजेक्ट चल निकला। पूरी यूनिट लेकर सबसे जरूरी सीन शूट करने पहुंचा पुणे। फोर्ट के बारे में ढेर सारी कहानियां किस्से मशहूर हैं और उन्हीं में से एक पर अपनी ही कहानी बनाकर फिल्म बनाने अरमान मुंबई से निकला। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से रात बहुत ज्यादा हो गई, थकान भी काफी थी, तो सोचा शूट सवेरे से ही शुरू करेंगे। सबके रुकने का इंतजाम एक हिस्से में था जहां कमरों को ऐसे ही रखा गया था कि लोग आकर रह सके। अपने कमरे में अरमान किताब पढ़ रहा था लैंप के पास बैठकर, जब अचानक से लैंप के बल्ब में स्पार्क होने लगा। बल्ब जलने बुझने लगा और अजीब सी आवाज करने लगा जैसे अभी फट पड़ेगा। अरमान ने अपने स्ट्रगल के दिनों में ऐसे कई सारे बल्ब और ट्यूबलाइट सही किए थे। हाथ बढ़ाकर लैंप का कवर उतारा और वो आवाज करता बल्ब जैसे ही ठीक से लगाने को हुआ कि वो बल्ब जोर की आवाज से फटा और अरमान के पूरे चेहरे पर कांच के टुकड़े गड़ गए। अरमान दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने लगा और कमरे से बाहर जाने को दरवाजे की ओर अंदाजे से जाने लगा। उसकी चीखें सुनकर पूरी यूनिट के लोग भागते हुए आए और उनमें से टेक्नीशियन संजय ने कहा, अरे क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरमान बेहद दर्द में था। उसने कहा, वो लैंप का बल्ब मेरे चेहरे पे फूटा अभी। डॉक्टर को बुलाओ यार, कहीं आंख में कांच न चला गया हो। पूरे कमरे में यह सुनकर सन्नाटा सा छा गया। अरमान को भी एहसास हुआ कि उसे तो दर्द होना चाहिए था, लेकिन जरा सा भी दर्द पूरे बदन में कहीं नहीं था। चेहरे से हाथ हटाकर उसने आंखें खोली तो सामने सबको खड़े हुए देखा। तो कुछ खुसुर पुसुर करते हुए आपस में अरमान को देखते हुए बातचीत कर रहे थे और कुछ पीछे लैंप को देखे या अरमान को देखे ये नहीं समझ पा रहे थे। अरमान ने पलटकर पीछे लैंप को देखा तो अरमान को एक पल के लिए खुद पर ही यकीन नहीं हुआ। लैंप बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से जगमगा रहा था। अरमान ने अपनी आंखों से बल्ब को फटते हुए अभी अभी देखा था, पर कुछ ही देर के बाद बल्ब बिल्कुल ठीक था। बिना कोई सवाल किए अरमान अब तो कमरे में जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर भी यूनिट के लोगों के जाने के बाद 2 लोगों के साथ अरमान अंदर गया और अपना थोड़ा बहुत सामान उठाने गया तो इस बार उन सब के सामने ही सचमुच वो बल्ब कुछ देर तक स्पार्क्स की आवाजें करता हुआ जला बुझा और उसके बाद सचमुच वो बल्ब फट गया। उस बल्ब के फटने की आवाज मानो अरमान की सांस ही रोक गई थी। अरमान के हाथ पैर कांप रहे थे, उसे चक्कर आ रहे थे बुरी तरह से। अरमान को किसी तरह कमरे से बाहर लाकर उसे समझाते हुए यूनिट के लड़कों में से एक ने कहा, सर ये तो बस यूं ही वोल्टेज की प्रॉब्लम है, आप परेशान मत होइए, अभी स्टेबलाइजर ऑन करते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के वॉकी टॉकी पे
स्टेबलाइजर ऑन करने का ऑर्डर दिया उस लड़के ने और लगभग तुरंत ही शूटिंग के लिए जितनी भी लाइट्स आई थी और बिजली का कोई छोटे से बड़ा जो भी सामान था वहां, वो सब का सब या तो फूट गया या जल गया और पूरे 12 कमरों का इलाका धुआं धुआं हो गया। इतना बड़ा लाखों का नुकसान, वो भी शूटिंग शुरू होने के पहले। अभी तो आर्टिस्ट के नखरे बाकी थे और यहां पहले ही दिन ये हाल था। अरमान का बिल्कुल भी दिल नहीं था इस मनहूस जगह पर एक भी पल रहने को। वो उठा और सीधे अपने वैनिटी वैन में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद अरमान सोने की कोशिश करने लगा तो उसे हल्की हल्की नींद आई ही थी जब अचानक उसकी नींद एक जोरदार आवाज से टूटी। गाड़ी पर किसी के इतनी तेज पत्थर मारने की आवाज सुनकर अरमान की नींद एक पल में उड़ गई। उठकर बैठा, क्या करे क्या नहीं ये सोच ही रहा था अरमान, जब दोबारा अरमान उठा और गाड़ी की खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांक कर देखने की कोशिश करने लगा तो अंधेरे के उस पार बेहद हल्की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। एक 12 या 13 साल का बच्चा सा लग रहा था। अंधेरे और हल्की रोशनी में सिर्फ एक साया सा ही लग रहा था देखकर। वो बच्चा झुका और कुछ उठा के उसका हाथ एक बार फिर से घूमा और जिस खिड़की पर अरमान खड़ा था उसका कांच फूटकर चकनाचूर हो गया। वहीं के वहीं रुक जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इतना चिल्ला के अरमान उस बच्चे के पीछे गाड़ी से उतरकर भागा। बच्चा तो बच्चा ही था, वो और तेज अंधेरे को चीरता हुआ किले की ओर हंसता हुआ भागा। अरमान ने भी आव देखा न ताव, सीधा उसके पीछे पीछे भागता हुआ उस किले के अंदर चला गया और काफी दूर तक उसके पीछे भागते भागते जब अरमान आखिरकार रुका तो उसे समझ आया कि वो किले के किसी अनजान कोने में आ गया है। एक अजीब सा सन्नाटा था यहां। कोई इंसान नहीं, जानवर नहीं, पंछी नहीं और फिर भी सन्नाटे में एक शोर था। अरमान चुपचाप खड़ा उस आवाज में खोया हुआ निकलने का रास्ता और उस गुस्ताख बच्चे को ढूंढ रहा था जब एक आवाज अरमान को साफ साफ सुनाई दी। ये तो किसी बच्चे की ही आवाज थी। सुनते ही अरमान ने मन ही मन सोचा, हो ना हो वो बच्चा यहीं कहीं होना चाहिए। एक बार हाथ आ जाए बस बताता हूं फिर। इतना सब कुछ सोचते हुए अरमान इधर उधर बच्चे की आती हुई आवाज को सुनता हुआ उसे ढूंढने लगा। गिद्ध जैसी नजरें चारों ओर कोई भी कोना नहीं छोड़ रही थी कि वो बच्चा हाथ भर लग जाए एक बार और अरमान उसकी चमड़ी उधेड़ दे। और अरमान की ये दुआ जैसे ऊपर वाले ने तुरंत ही सुन ली। एक कोने में वो बच्चा अरमान की ओर पीठ किए हुए बोले जा रहा था। ऐसा भागा वो कि बस सीधा उसी की ओर दौड़ा और उस बच्चे को पीछे से ही गर्दन से पकड़ के कहा, बड़ा शौक है ना लोगों को पत्थर मारने का? आ इधर उठ, बताता हूं अभी तुझे दर्द कैसा होता है। और इतना कहा ही था अरमान ने जब
एक अजीब सी हंसी हंसती हुई उस बच्चे की सिर्फ गर्दन घूम गई और चेहरा पीठ की ओर हो गया। मुस्कुराता हुआ वो बच्चा अजीब सी आवाज और हंसी के साथ अरमान को देखने लगा। अरमान उस बच्चे को छोड़कर वहां से ऐसे भागा जैसे जिंदगी के पीछे मौत भाग रही हो, और भागते भागते अरमान सीधे अपनी वैनिटी वैन में आकर दरवाजा बंद करके बैठ गया।